क्या आपको पता है कि जो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है वो है इतनी, जो कि काफी ज्यादा है, और जो अर्थ का मास है वो है इतना, ये भी काफी ज्यादा है। मुझे इनकी डिस्टेंस और मास से कोई मतलब नहीं, ना ही मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम है। मुझे तो प्रॉब्लम होती है बस इन नंबर्स को याद रखने में, क्योंकि ये नंबर्स है काफी बड़े और याद रखना है काफी मुश्किल। इसीलिए मैं इस वाले नंबर को लिख सकता हूं 1.496 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 मीटर, और इस वाले नंबर को लिख सकता हूं 5.9736 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 kg। इन नंबर्स को इस तरह से कन्वर्ट करने के मेथड को ही बोला जाता है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो आज मैं आपके लिए एक्सपोनेंट एंड पावर का एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो कि आप पहली बार देखोगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड पावर, यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है, एंड व्हाट इज यूज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, और एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज क्या होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यूजुअल फॉर्म क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, और लास्ट में लगाएंगे इसके क्वेश्चन जिससे कि आपको इस चैप्टर का जितना भी डाउट है वो सारा दूर हो जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर आखिरकार होता क्या है। कुछ लोगों को आज भी यही लगता है ना कि जो एक्सपोनेंट होता है वही पावर होता है। जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपोनेंट एक अलग चीज है और पावर एक अलग चीज है, दोनों सेम चीजें नहीं है। चलिए मैं आपको लिख के समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा 5 रेज टू द पावर 3, जिसमें जो 5 है ना वो बेस है। जी हाँ, जो 5 है वो बेस है। जो 3 लगा है ना 5 के ऊपर वो एक्सपोनेंट है। जी हाँ, आज तक लोगों को यही लगता था कि जो 3 है वो पावर है, लेकिन वो पावर नहीं है भैया, वो एक्सपोनेंट है, वो एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो अगर एक्सपोनेंट ये है तो फिर पावर क्या हुआ, तो जो आप 5 के ऊपर एक्सपोनेंट 3 देख रहे हैं, जो पूरा नंबर है, पूरा एक्सप्रेशन है, यही बोला जाता है पावर। जी हाँ, 5 बेस हो गया, 3 एक्सपोनेंट हो गया, और पूरा ये एक्सप्रेशन 5 का एक्सपोनेंट 3, ये पूरा एक्सप्रेशन ही बोला जाता है पावर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो निकलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 की 3 बार मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगा 125। जो 125 निकल के आया है ना, ये भी है पावर, क्योंकि अगर 5 का एक्सपोनेंट 3 पूरा पावर हुआ तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई है 125, वो भी तो पावर हुई। तो आपको समझ में आ गया ना कि पावर और एक्सपोनेंट में क्या फर्क होता है। 5 के ऊपर जो लगी है वो एक्सपोनेंट है, पावर नहीं है। पावर क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन, यानी 5 का एक्सपोनेंट 3 पूरा एक्सप्रेशन, और इसकी जो वैल्यू है 125, ये दोनों पावर हैं, और जो 3 है वो हमारा एक्सपोनेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सपोनेंट और पावर में क्या फर्क होता है। चलिए बात करते हैं कि हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या होता है, ये चैप्टर बनाया क्यों गया। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल दिया था कि अर्थ का जो मास होता है वो इतना होता है। तो इस नंबर को बड़ा ध्यान से देखिए, ये नंबर कितना बड़ा, कितना लेंथी नंबर है। ना ही आप इस नंबर को याद रख सकते हो, ना ही आप पढ़ सकते हो। जी आप इस नंबर को पढ़ भी नहीं सकते। तो मैं इस वाले नंबर को इसमें कन्वर्ट कर दे रहा हूं। कन्वर्ट करना मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, पर समझ लीजिए इस वाले नंबर को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यही इसका इस्तेमाल होता है कि देखिए, मैंने इतने बड़े नंबर को इस छोटे से फॉर्म में लिख दिया, जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, याद रख सकते हो। यानी इतने बड़े बड़े नंबर्स को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना ही एक्सपोनेंट पावर का रूल होता है। बस सीधी सी बात यही है कि ये चैप्टर बनाया ही इसीलिए गया कि आप इतने बड़े बड़े नंबर्स को इतने छोटे फॉर्म में याद रख सको, समझ सको। ओके, चलिए बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट के लॉज क्या होते हैं। जिसमें जो पहला लॉ है वो है प्रोडक्ट रूल, जो कि होता है a का एक्सपोनेंट m इंटू a का एक्सपोनेंट n। इसमें क्या होता है कि जो a है हमारा बेस है, तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो बेस होते हैं दोनों इक्वल होते हैं। जी हाँ, इस जो लॉ का रूल है वो यही रूल है कि इसके जो बेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, और दोनों एक्सप्रेशंस के बीच मल्टीप्लाई लगी होनी जरूरी है। अगर दोनों एक्सप्रेशंस के बीच मल्टीप्लाई लगी है और दोनों की जो बेस हैं वो सेम है, तो जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। यानी कि इसका जो आंसर निकलेगा वो ये निकलेगा कि जिसका जो बेस a है उसको मैं लिख ले रहा हूं साइड में, और जिसका एक्सपोनेंट है उनको ऐड कर दे रहा हूं, जो कि मुझे मिलेगा a का एक्सपोनेंट m प्लस n। आइए आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने यहां लिख दिया 2 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 6। आप ध्यान से देखिए कि दोनों का जो बेस है, दोनों एक्सप्रेशंस का जो बेस है वो है 2, जो कि सेम है, और बीच में लगी है मल्टीप्लाई। तो बेस को निकाल के रख लूंगा साइड में, मैंने 2 को निकाल के साइड में रख लिया, और दोनों जो एक्सपोनेंट है उनको मैं ऐड कर दूंगा, यानी 3 प्लस 6, जो कि हो जाएगा 9। तो यही इसका आंसर है 2 का एक्सपोनेंट 9। तो यही होता है प्रोडक्ट रूल। ये तभी लगता है जब बेस इक्वल होते हैं और बीच में लगी होती है मल्टीप्लाई। दूसरा जो लॉ है वो है क्वोशिएंट रूल, जो कि होता है a का एक्सपोनेंट m डिवाइड बाई a का एक्सपोनेंट n। इसमें देखिए ध्यान से कि जो बेस a है वो इक्वल है और दोनों एक्सप्रेशंस के बीच लगा है डिवाइड। इसमें यह होता है कि जो बेस होता है वो निकल के साइड में आता है और जो दोनों एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
प्रोडक्ट जब लगा होता है तो प्लस होते हैं और डिवाइड जब लगा होता है तो माइनस होते हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा a एक्सपोनेंट m माइनस n। बात समझ में आई ना? चलिए एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 2 का एक्सपोनेंट 5 डिवाइड बाई 2 का एक्सपोनेंट 2। तो इसमें ध्यान से देखिए, जो बेस 2 है वो तो बराबर है और बीच में लगा है डिवाइड। तो जो 2 बेस है मैं निकाल के साइड में रख लूंगा और जो एक्सपोनेंट है ना उनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी 2 का जो एक्सपोनेंट आएगा वो 5 माइनस 2 आएगा, जो कि आ जाएगा 2 का एक्सपोनेंट 3। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यही इसका आंसर है। अगर डिवाइड लगा हो बीच में और बेस इक्वल होते हैं तो जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाते हैं। इसका तीसरा लॉ है पावर ऑफ ए पावर रूल, जो कि होता है a का एक्सपोनेंट m का होल एक्सपोनेंट n। जी हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें 2 एक्सपोनेंट होते हैं, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट। इसमें क्या होता है कि बेस तो हमारा जो a है वो तो लिखा है और दोनों एक्सपोनेंट की हो जाती है मल्टीप्लाई, यानी कि m और n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि बनेगा a का एक्सपोनेंट m इंटू n। आइए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 5 का एक्सपोनेंट 2 का एक्सपोनेंट 3। तो यहाँ पे जो 5 बेस है वो तो मैंने लिख दिया और 2 और 3 जो एक्सपोनेंट उनकी हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो 5 का एक्सपोनेंट 6 इसका आंसर है। कुछ नहीं होता इसमें, सिर्फ एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है, बेस जैसे का तैसा रहता है। चौथा लॉ है पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल, जो कि होता है a मल्टीप्लाई b का होल एक्सपोनेंट n। a मल्टीप्लाई b होल एक्सपोनेंट n। इसमें जो एक्सपोनेंट n है वो होल पे है, यानी कि a के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है। यानी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा a का एक्सपोनेंट n मल्टीप्लाई b का एक्सपोनेंट n, यानी कि दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट लग गया। बात समझ में आ रही है ना? एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3 का एक्सपोनेंट 5, यानी कि जो 5 एक्सपोनेंट है वो 2 के ऊपर भी लगेगा और 3 के ऊपर भी लगेगा, यानी इसका आंसर निकल के आएगा 2 का एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई 3 का एक्सपोनेंट 5। बस यही इसका आंसर, इसमें कुछ भी नहीं होता है। पांचवा लॉ है पावर ऑफ ए क्वोशिएंट रूल, जो कि होता है a अपॉन b, यानी कि a डिवाइड बाई b का होल एक्सपोनेंट m। होल एक्सपोनेंट m होता है। इसमें जो m है वो दोनों के ऊपर लगा है, a के ऊपर भी और b के ऊपर भी, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा a का एक्सपोनेंट m अपॉन b का एक्सपोनेंट m, यानी कि जो एक्सपोनेंट m है वो a के ऊपर भी लगेगा और b के ऊपर भी लगेगा। 6 लॉ है इसका जीरो एक्सपोनेंट रूल। ये होता है a का एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 एक्सपोनेंट होगा ना तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, हमेशा 1। कोई भी नंबर के ऊपर अगर 0 एक्सपोनेंट है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। जैसे कि 2 का एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1, 5 का एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1, 20 का एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1, -5 का एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1। मतलब किसी का भी एक्सपोनेंट 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, लोग 11th 12th कर लेते हैं, बीएससी पास कर लेते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि आखिरकार ये 1 आया कैसे। रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन नहीं पता होता। लेकिन मैं आज आपको ये बिल्कुल प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आखिरकार ये 1 आता कहां से है। चलिए आइए अब ये समझते हैं, अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 एक्सपोनेंट होता है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो भाई, आप यहां पे कोई भी नंबर ले सकते हो, जो मैं ले रहा हूं अपनी तरीके से ले रहा हूं, आप अपनी तरीके से लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। देखो भाई, मैंने यहां पे लिख दिया 2 का एक्सपोनेंट 4, जिसकी वैल्यू होती है 16, यानी 2 की 4 बार मल्टीप्लाई। अब मैंने फिर लिख दिया 2 का एक्सपोनेंट 3, जिसकी वैल्यू होती है 8। यानी देखिए मैंने एक एक्सपोनेंट कम कर दिया, बेस मैंने नहीं चेंज किया, बेस 2 का 2 ही है, एक्सपोनेंट 4 से 3 कर दिया। अब 3 से क्या कर दो भाई, 2 कर दो, यानी 2 का एक्सपोनेंट 2, यानी वैल्यू आएगी 4। फिर 2 का एक्सपोनेंट 1, एक वैल्यू कम कर दो, यानी एक एक्सपोनेंट कम करते चलो। पहले मैंने 4 लिया, फिर 3 लिया, फिर 2 लिया, अब 1 लिया, यानी 2 का एक्सपोनेंट 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी, यानी 2 की 1 बार मल्टीप्लाई, आंसर 2 ही आएगा। अब फिर एक एक्सपोनेंट कम कर दो, यानी 2 की एक्सपोनेंट 0। अब देखो भाई, पहले 2 का एक्सपोनेंट 4 था तो वैल्यू 16 आई, 2 का एक्सपोनेंट 3 था तो वैल्यू 8 आई, 2 का एक्सपोनेंट 2 था तो वैल्यू 4 आई, 2 का एक्सपोनेंट 1 है तो वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब 2 का एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू कितनी आएगी, बड़ा आसानी से निकाल सकती हो। जो इनका बेस है 2, उससे हर नंबर में डिवाइड करा गया है। 16 को 2 से डिवाइड करो, देखो नीचे वाला आया 8 आया, 8 को 2 से डिवाइड करो, नीचे वाला आया 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड करो, नीचे वाला आया 2 आया। अब 2 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा भाई, 1 आएगा। वही 1 उठा के नीचे रख दो। तो आप देख रहे हैं कि जो 2 का एक्सपोनेंट 0 है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, उसकी वैल्यू 1 निकल के आई। इसी तरीके से वैल्यू 1 निकल के आती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो
तो अपने टीचर्स को और अपने स्टूडेंट यानी कि अपने फ्रेंड्स को जरूर बता लें इस बात को। इसका 7th लॉ है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, जो कि होता है a का एक्सपोनेंट माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a का एक्सपोनेंट m। यानी कहने का मतलब है अगर किसी भी नंबर के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है तो उसको प्लस बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि उसका उल्टा कर देते हैं। तो देखिए जो a का एक्सपोनेंट माइनस m था तो a जो था वो ऊपर था, अब वो डिनोमिनेटर में पहुंच गया, नीचे पहुंच गया है। तो जो माइनस थी ना इसका एक्सपोनेंट वो प्लस में कन्वर्ट हो गया है। बस इतना ही होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 का एक्सपोनेंट -3, तो जब इसकी आप वैल्यू निकालोगे तो निकल के आएगा इक्वल टू 1 अपॉन 2 का एक्सपोनेंट 3। देखिए माइनस किस तरीके से प्लस में कन्वर्ट हो गया। बस उल्टा करने पर ये जो एक्सपोनेंट माइनस से प्लस में कन्वर्ट होता है, अगर प्लस का एक्सपोनेंट है तो वो माइनस में कन्वर्ट होगा। आइए एक और एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/3, क्या लिख दिया भाई 2/3 का एक्सपोनेंट -5। तो अगर आपको इस -5 को प्लस में कन्वर्ट करना है तो 2/3 का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर निकलेगा 3/2 का एक्सपोनेंट 5। अगर आपको प्लस में पावर है, अगर माइनस में करनी है तब भी आपको जो नंबर है उसको उल्टा ही करना पड़ेगा। अगर आप माइनस पावर को प्लस में करना है तब भी नंबर को उल्टा करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने सिर्फ नंबर को उल्टा करा है, 2/3 से 3/2 करा है, ऑटोमेटिक जो माइनस वाला एक्सपोनेंट था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से ही ये काम करते हैं, इसी को बोलते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। चलिए बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। ये बड़ा इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं होता है, सिंपल सा है। जो माइनस का नंबर अगर आपको दे रखा हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस का नंबर दे रखा हो तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही होता है एडिटिव इनवर्स। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया -2/3। अगर आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो माइनस हटा दो, 2/3, बस 2/3, सिंपल। यही इसका आंसर है, यही इसका एडिटिव इनवर्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया -3/5, तो बस माइनस को हटा दो, 3/5 इसका आंसर हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5/8, अगर आपको 5/8 का एडिटिव इनवर्स चाहिए ना तो हो जाएगा -5/8। प्लस वाले को माइनस कर दो, माइनस वाले को प्लस कर दो, इसमें और कुछ होता ही नहीं भाई, बस सिंपल है। चलिए बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल की। इसका मतलब होता है किसी भी नंबर को पलट देना, यानी कि उल्टा कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/3, और मुझे अगर 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हो जाएगा 3/2, बस पलट दो और कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/5, अगर मुझे 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना तो हो जाएगा 5/1। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7/8, अगर मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल निकालना है तो 8/7। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ऐसा कुछ भी टफ नहीं होता है। ओके, चलिए सबसे लास्ट में बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी फॉर्म में होती है कि वो पता ही नहीं लगा पाते भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, अभी समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि जो अर्थ का मास होता है वो इतना बड़ा नंबर लिख के आया, ये होता है अर्थ का मास यानी अर्थ का वजन। तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना, जो आप पढ़ नहीं सकते, याद नहीं रख सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते, कतई नहीं कुछ कर सकते, तो यही हमारी है यूजुअल फॉर्म। इसी को कहते हैं यूजुअल फॉर्म, यही होती है यूजुअल फॉर्म। अगर ये यूजुअल फॉर्म होती तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो इस नंबर को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है ना पावर वाली, ठीक है ना, एक्सपोनेंट वाली, यही होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। जी हाँ, ऊपर वाली जो फॉर्म है वो है यूजुअल फॉर्म, नीचे वाली जो फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्क समझिए, फर्क अभी मैं आपको करना सिखाऊंगा, इसको कैसे करते कैसे नहीं वो सब मैं समझाऊंगा। फर्क समझिए, ऊपर वाली फॉर्म यूजुअल फॉर्म, नीचे वाली फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म, इन दोनों में इतना बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। देखिए भाई, मैंने यहां पे लिख दिया m मल्टीप्लाइड 10 का एक्सपोनेंट n, m मल्टीप्लाइड 10 का एक्सपोनेंट n, यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें m और n क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। m की जो वैल्यू होगी, समझना, m जो m फॉर मैंगो, m की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से ज्यादा होगी और 10 से कम होगी। 1 से ज्यादा होगी और 10 से कम होगी, यानी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेके 9 तक m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन m की वैल्यू 10 नहीं होगी, यानी m तक ही 9 तक सीमित है m की वैल्यू, 9 से ऊपर नहीं जाएगा। 10, 11, 12, 13 ये नहीं हो सकती m की वैल्यू, और 1 से कम नहीं हो सकती। 1 से कम मतलब 0 नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती, -2 नहीं हो सकती, यानी माइनस में m की वैल्यू नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, और 9 से बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि 10, 11, 12 नहीं हो सकती। तो m की वैल्यू 1 से लेके 9 तक ही होती है, और 1 से लेके
9 तक का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहेगा, इनके बीच का नंबर भी हो सकता है, जैसे 1.5 2.6 8.3 7.9, ठीक, 9 पॉइंट मतलब कि 6.2, इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो भी m की वैल्यू कैरी करता है, डेसिमल वाले नंबर्स, यही होगी m की वैल्यू। और n क्या है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -5 हो सकता है, प्लस में और माइनस में दोनों वैल्यू हो सकती है n की, कोई भी इंटीजर हो सकता है n की वैल्यू। बात समझ में आ गई? आइए मैं आपको 2-4 तगड़े तगड़े एग्जांपल्स देता हूं, क्वेश्चंस कराता हूं, तब आपको बात और क्लियर होगी। देखिए मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन लिख दिया है, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इस वाले नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वही पावर वाली एक्सपोनेंट वाली फॉर्म। देखो भैया ये जो फॉर्म लिखी ना वो यूजुअल फॉर्म है, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं बड़े सिंपल से नंबर्स, बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, तो इस तरीके के नंबर्स यूजुअल फॉर्म होती है। इसी नंबर को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए कैसे कन्वर्ट करना है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आपको इस नंबर में कहीं डेसिमल यानी कि पॉइंट दिख रहा है क्या? बताइए, नहीं दिख रहा है। अगर किसी भी नंबर में पॉइंट ना दिखे ना तो समझ लेना पॉइंट लगा है, लास्ट में लगा है। आप कई लोग कहेंगे सर लास्ट में कैसे लगा, तो भैया इस नंबर के आगे प्लस भी लगा है, क्या दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा ना, लगा होता है, ऐसे पॉइंट लगा होता है, दिखता नहीं, लास्ट में लगा होता है। अब क्या करना है, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अभी बताई क्या होती है, m मल्टीप्लाई 10 का एक्सपोनेंट n, बताई कि नहीं बताई? m की वैल्यू क्या होती है, 1 और 9 के बीच, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, इनके बीच का पॉइंट वाली वैल्यू भी हो सकती है m की। तो इस नंबर को इस m की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और एक्सपोनेंट n में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बात को बड़ा ध्यान से समझना। ये जो पॉइंट है वो 3 तक ले जाओ, कहां तक ले जाओ? 3 तक, सिर्फ एक डिजिट ही छोड़नी होती है। तो हमको कितना काउंट करना है, 1 2 3 4 5, यानी जो पॉइंट है वो 5 डिजिट जंप करेगा, यानी यहां से डायरेक्ट यहां पे आएगा 1 2 3 4 5, यानी ये नंबर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और कितने डिजिट में कूदा हूं, 1 2 3 4 5, इसलिए 10 की पावर यानी 10 का जो एक्सपोनेंट आ जाएगा वो हो जाएगा 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो भाई अभी समझ में नहीं आई होगी लेकिन अभी समझ में आएगी। ये पॉइंट जितना डिजिट कूदेगा 10 का एक्सपोनेंट उतना ही बनेगा। इसको इससे कंपेयर कर लो, सेम रहेगा। मैंने अभी क्या कहा था, m की जो वैल्यू होती है वो 1 और 9 के बीच की वैल्यू होती है। तो इस नंबर को ध्यान से देखो, 3.82576, ये नंबर जो है 1 से बड़ा है और 9 से छोटा है। भाई ध्यान से देखो इस नंबर को, 1 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? देखो भाई नंबर 1 से बड़ा है और 9 से छोटा मत कहना सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है। भैया पॉइंट लगा है, इस नंबर को सिर्फ 3 तक देखो, 3 से ज्यादा नहीं है, और 3 जो है वो 1 और 9 के बीच का नंबर है। तो m की वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है और n हमारा निकला है 5, जो कि 5 एक इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर। 1 2 3 4 -1 2 3 4 ये सब इंटीजर है, इसलिए 5 हमारा इंटीजर है। तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट करने का यही तरीका है कि जो पॉइंट है वो एक डिजिट पहले लगा दो, जो भी लास्ट डिजिट इसकी जो पहली डिजिट हो उसके जस्ट पहले पॉइंट लगा दो। तो हमें कितने बार जंप करना पड़ा, 1 2 3 4 5 बार जंप करना पड़ा, इसलिए पावर इसका जो एक्सपोनेंट है 5 आ गया। जितनी बार जंप करोगे उतना ही एक्सपोनेंट बनेगा, और जो डेसिमल यानी पॉइंट है वो एक डिजिट पहले लगेगा, एक डिजिट पहले लगेगा हर एक क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं तो और क्लियर हो। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। यूजुअल फॉर्म है तो पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो पॉइंट लास्ट में होगा। अब ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो ये पॉइंट 9 के पहले लगेगा, मैंने कहा था एक डिजिट के पहले लगता है, तो एक डिजिट ये पहली ये डिजिट है, इसके पहले पॉइंट लगेगा। तो कितना जंप करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जंप करेगा। इससे 10 की जो वो आएगा एक्सपोनेंट आएगा वो 9 आएगा। जितना जंप करता है उतना एक्सपोनेंट। इसमें 5 जंप किया था, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 एक्सपोनेंट। इसमें 9 जंप करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एक्सपोनेंट। अब ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आया है 9 के बाद, तो इसमें हो जाएगा 9.8248, यही हमारा आंसर है। अब आप कहेंगे सर 0 0 क्या हुए, तो भैया 0 0 बेकार होते, कोई काम के नहीं। अगर मैं आपके सामने 0.5 लिख दूं या 5 लिख दूं, दोनों एक ही बातें तो हैं। 0 किसी काम का नहीं है भाई, इसलिए जो 0 होते हैं ये किसी काम के नहीं होते, पॉइंट के बाद के और पॉइंट के पहले के, ये 0 कोई काम के नहीं। तो आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई। तो एक बात मैं आपको नई और बता दूं, अगर पॉइंट हमारा इस साइड के लिए बढ़ेगा, देखिए इसी साइड तो हम लोग गिन रहे हैं, अगर इस साइड के लिए हम लोग गिनेंगे तो जो पावर्स होती है यानी जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा प्लस में आता है। किस में आता है?
प्लस में। अगर हम लोग पॉइंट इस साइड के लिए गिनेंगे, यानी ऐसे करके गिनेंगे, अभी गिनेंगे उस तो हमारा जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा माइनस में आता है। अगर हम लोग पॉइंट ऐसे गिनेंगे जो अब तक गिन रहे थे तो देखिए प्लस में आया, प्लस में आया। अगर ऐसे गिनेंगे तो माइनस में आएगा। तो आपको मैं ऐसे वाले क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूं। देखिए हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.000074886। ये यूजुअल फॉर्म है, यूजुअल फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म का तरीका बताया था कि एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगेगा, एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगेगा, क्योंकि जो नंबर होता है वो m की वैल्यू होती है। जो m की वैल्यू होती है 1 और 9 के बीच का नंबर होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। चलो भाई अब चलो करते हैं फटाफट इस वाले क्वेश्चन को। तो हमारा पॉइंट देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा तो इसलिए मैंने लास्ट में लगा दिया, लेकिन इसमें पॉइंट लगा हुआ है इसलिए लास्ट में मत लगा लेना। पॉइंट एक ही लगता है, वो देखो लगा हुआ है, लास्ट में नहीं लगाना। अब देखो क्या होगा, ये जो पॉइंट है वो 7 से पहले लगेगा, क्योंकि 000 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, बेकार होते हैं, इनका कोई काम नहीं। हमारा जो पहला सा नंबर है, जैसे में पहला नंबर 3 था, इसमें 9 था तो 9 के जस्ट पहले लगाया, 3 के जस्ट पहले लगा। इसमें जो पहला नंबर वो 7 है तो पॉइंट यहां पे लगेगा। तो कितना इधर बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6, यानी पॉइंट लग गया 7 के बाद। लग गया कि नहीं लग गया? और कितने डिजिट हम लोग खिसके हैं, इस साइड खिसके हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो 10 का जो एक्सपोनेंट आएगा वो 6 आएगा। तो मैंने अभी क्या बताया था, अगर पॉइंट इस साइड के लिए चलेगा तो माइनस में आएगा। तो इसका जो एक्सपोनेंट आएगा भाई वो माइनस में आएगा, प्लस में नहीं। प्लस में इन लोगों का आया क्योंकि ये लोग इस साइड बढ़े हैं। किस साइड बढ़े हैं? इस साइड बढ़े हैं। अगर इस साइड आप बढ़ोगे पॉइंट को लेकर तो एक्सपोनेंट माइनस में आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको कुछ कुछ समझ में आया। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए चौथा क्वेश्चन हमारे सामने, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना वो 9 के पहले लगेगा, बस एक डिजिट के पहले लगेगा। जैसे मैंने तीनों क्वेश्चन में आपको समझाया। तो कितना खसकेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार खसकेगा, यानी 9 के जस्ट पहले लगा दो। फिर लिखा है 8 2 2 0 6 5 इंटू 10 का क्या एक्सपोनेंट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। इस साइड के लिए पॉइंट बढ़ रहा है तो माइनस में पावर आएगी, यानी माइनस में एक्सपोनेंट आएगा, ठीक है ना। ये जो 0 0 होते हैं, आगे के 0 या ये जो पीछे के 0, ये नहीं लगते हैं, ये बेकार होते हैं, कोई काम के नहीं। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। अभी मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर होगा। आइए चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिख रखा है एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म। इस वाले क्वेश्चन को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करो। भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको यूजुअल में कन्वर्ट करना है। अब हम लोग क्या कर रहे थे कि हमको यूजुअल फॉर्म दे रखी थी, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमको स्टैंडर्ड दे रखी है, यूजुअल में कन्वर्ट करनी है। कैसे पहचानोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म? आओ देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म की 2 चीजें याद रखो कि एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, 0 छोड़ के, 0 नहीं लिखा होना चाहिए, 0 छोड़ के यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, 1 2 3 4 कोई भी नंबर, उसके जस्ट बाद पॉइंट होगा। और 10 का एक्सपोनेंट में कुछ भी होगा, 10 का एक्सपोनेंट में कुछ भी हो सकता है, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, और यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा। अगर ऐसा है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको यूजुअल फॉर्म में देखिए कन्वर्ट करना। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो भाई यहाँ पे लिखा है 6.82, तो पॉइंट हटा के नंबर लिखो, पॉइंट हटा दो तो यहाँ हो जाएगा 682। पॉइंट मैंने हटा दिया। 6 के ऊपर कितना एक्सपोनेंट है, सॉरी 10 के ऊपर कितना एक्सपोनेंट है, 6 एक्सपोनेंट है। तो मैं 6 0 लगा दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। देखो मैंने क्या करा, ये नंबर लिखा बिना पॉइंट वाला, ठीक है भाई। उसके बाद 10 के ऊपर कितना एक्सपोनेंट था, 6, तो मैंने 6 0 लगा दिए। जितना एक्सपोनेंट है उतने ही 0 लगा दो। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, तो यहाँ पे 2 डिजिट पीछे से गिनो, 1 2, इसके बाद लगा दो पॉइंट। बस हमारा क्वेश्चन खत्म। 6 8 2 0 0 0 0, ये जो 2 0 होते हैं पॉइंट वाले, ये बेकार होते हैं। तो यही इसका आंसर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये यूजुअल फॉर्म। तो आपको बात समझ में आ रही कि मैं कह क्या रहा हूं, कहना क्या चाहता हूं? क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं? चलिए आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मास ऑफ अर्थ। ये भैया अर्थ का वजन है, इतना ही होता है अर्थ का वजन। यहाँ पे केजी लगा लो, इतना केजी होता है अर्थ का वजन। ये भैया जो दे रखा है वो यूजुअल फॉर्म में, जिसको आप पढ़ ही नहीं सकते, ना ही आप याद कर सकते हो। बड़ा लेंथी है, बड़ा टिपिकल है। इसको कैसे याद करोगे, कैसे पढ़ोगे?
तो इसके लिए बनाया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म। तभी तो हम लोग पढ़ते हैं ना एक्सपोनेंशियल पावर, कि किसी भी चीज को आसान बनाना, किसी भी नंबर को पढ़ने लायक बनाना। इस नंबर को हम लोग पढ़ने लायक बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, यूजुअल फॉर्म है, हम लोग चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी मैंने आपको समझाया कि यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, कहीं दिख रहा है पॉइंट, कहीं नहीं दिख रहा। तो यानी जब भी पॉइंट ना दिखे तो लास्ट में पॉइंट होगा। कहाँ होगा, लास्ट में पॉइंट होगा। अब इस वाले पॉइंट को खिसकाकर एक डिजिट पहले लगाना है, सिर्फ पहले एक डिजिट पहले लगा देना है, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो कितना डिजिट बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 24 डिजिट खिसक के यहाँ पे पॉइंट रहेगा। यानी कि जो पॉइंट लगेगा वो लगेगा यहाँ पे, और बाकी नंबर लिख दो 9 7 3 6 इंटू 10 का जो एक्सपोनेंट है वो कितना होगा 24 kg। तो इस वाले नंबर को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अच्छा भी लग रहा है, पढ़ने लायक भी बन गया है। जब आप लोग समझदार होगे तो आप समझने भी लगोगे कि इस नंबर का मतलब क्या है। देखो भाई, अब कुछ लोग समझेंगे कि सर ये जीरो आपने कहाँ गायब कर दिया, तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट लगने के बाद जो जीरो होते हैं पीछे के वो बेकार हो जाते हैं, इसलिए हम लोग जीरो नहीं लगाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना और 10 के एक्सपोनेंट में कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। तो यही हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। जितने डिजिट बढ़ोगे उतना ही एक्सपोनेंट लगेगा और एक डिजिट के बाद पॉइंट आता है। सीधी सी बात, यही है मास ऑफ अर्थ। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और बात करते हैं खत्म। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखा है फाइंड द वैल्यू। इस वाले क्वेश्चन की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो जो लॉस मैंने अभी आपको पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल लॉ, वही इसमें लगने वाले हैं। देखो कैसे, 2 के एक्सपोनेंट 0, अगर किसी का भी एक्सपोनेंट 0 हो, चाहे कोई भी नंबर हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये बात मैंने बताई थी। तो इसके नीचे आ जाएगा 1, फिर प्लस लगाओ। 5 का एक्सपोनेंट -1 है, तो मैंने क्या कहा था निगेटिव एक्सपोनेंट रूल में कि जो माइनस होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा 1/5। बस ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा, जो 1 पावर है वो यहां लग जाएगी। और 1 पावर लगाना ला लगाना एक ही बात होती है, तो मैं इसको नहीं लगा रहा हूं, तो इसको बिल्कुल हटा दो, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इनटू फिर यहाँ पे लिखा है 5 की पावर 2, यानी 5 की 2 बार मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगा 25। बात समझ में आ रही ना, बिल्कुल क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट में 1 लगा लो और 1 और 5 का जो एलसीएम होता है वो होता है 5। एलसीएम का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 बन जा 5, हो गया 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 की 1 से 5 बन जा 5 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख दो 5, सही से लिख लो थोड़ा सा, 5 अजीब तरीके से लिखा हुआ है 5, फिर प्लस और इसकी मल्टीप्लाई 1 बन जा 1, इसकी इससे हुई 5 बन जा 5, 1 बन जा 1 और भी 5 बन जा ये वाला 5, मल्टीप्लाई 25 हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। 5 + 1 कितना होता है 6/5 मल्टीप्लाई 25, 5 से काट दो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। अब इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में लगाया मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30। तो इस वाले की वैल्यू निकल आई। तो बात समझ में आई ना, बड़े सिंपल से क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन ने आप खुद लगाओ। जो मैंने सिखाया स्टार्टिंग की वीडियो को देखो, फिर से देखो, रिपीट करो और लगाओ। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप कर लोगे, ठीक है ना। तो अच्छा लगे तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर जो करना हो कर देना, मैं बोलता नहीं, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।